हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम बीए फर्स्ट ईयर जियोग्राफी इसका सिलेबस देखेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 का। अब क्योंकि हम जानते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर में अब क्या हो गया है कि अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। उसमें आपको किसी एक आंसर को टिक करना होता है जो राइट आंसर हो, और जो गलत वाले होते हैं उन्हें आपको एलिमिनेट यानी कि हटा देना होता है। और इसमें एक इसका फ़ायदा ये भी है कि इसके थ्रू आप 100 में 100 मार्क्स तक ला सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटराइज चेक होता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको राइटिंग के मार्क्स आपके कट जाएंगे या और किसी तरह की कुछ दिक्कत होगी। इसमें यह है कि अगर आपने राइट ऑप्शन को चूज़ किया है और उसे ठीक से गोला कर दिया है पूरा ब्लैक ऐसा, तो वो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन का पूरा नंबर मिल जाता है आपको, उसमें कुछ कटता नहीं है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपको 75 मार्क्स का ये पेपर होता है, 75 मार्क्स का पेपर होता है, और इसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या है और ये कैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे। जो बीए फर्स्ट ईयर पेपर 1 जिसे हम कहते हैं फिजिकल जियोग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल, इसमें जो हमारा सिलेबस है वो 5 यूनिट में डिवाइड है। अब ये 5 यूनिट कौन कौन सी हैं ये हम देखेंगे। इसमें पहली यूनिट है हमारी लिथोस्फीयर, दूसरी है रॉक्स, तीसरी है एटमॉस्फेयर, चौथी है हाइड्रोस्फीयर और पांचवी है बायोस्फीयर। अब इन यूनिट को हम 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। जो हमारी यूनिट 1 है, ये है लिथोस्फीयर। अब इससे हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल की प्रकृति और इसका विषय क्षेत्र। इसके अंतर्गत जो भी आता है इसके विषय क्षेत्र में, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं चैप्टर 1 में। जो हमारा अगला चैप्टर है वो है जियोग्राफिकल टाइम स्केल, ये भी इसी के अंदर है, लिथोस्फीयर के अंतर्गत। जियोग्राफिकल टाइम स्केल में हम ये देखेंगे कि जो भी हमारे एरा है, जो कि हमारे आद्य महाकल्प, पुराजीव महाकल्प, मध्यजीव महाकल्प, नवजीव महाकल्प, नूतन महाकल्प, इन सब के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे जियोग्राफिकल टाइम स्केल में। फिर हमारा अगला चैप्टर है ओरिजिन ऑफ द अर्थ। इसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति और जो भी सिद्धांत इसके बारे में दिए गए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति इसके अंतर्गत हुई। इसके अंदर जैसे कि कांट की वैब राशि परिकल्पना और इसी तरह बहुत सारी हैं, अंतरतारक धूल परिकल्पना, बिग बैंग थ्योरी, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हमारा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसमें हम पृथ्वी का जो अंदर वाला भाग है, भीतर वाला भाग है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि नेचुरल रिसोर्स, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य क्या हैं, क्या एविडेंस हैं जिनसे हम मानते हैं कि हाँ ये सिद्धांत सही है और ये सिद्धांत गलत है। और कई सारे अप्राकृतिक स्रोत हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और पृथ्वी की जो अंदर वाली हमारी जो रचना है, संरचना, उसके बारे में हम इस पार्ट में अध्ययन करेंगे। फिर अगला हमारा चैप्टर है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है पुराने कई सारे चैप्टर्स में कि जितने भी महाद्वीप हैं ये प्राचीन काल में आपस में ज्वाइंट थे, एक में जुड़े हुए थे। बाद में धीरे धीरे इनमें विस्थापन की क्रिया चालू हुई, कई सारे सिद्धांत हैं उसके आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, जिनके थ्रू ये महाद्वीप धीरे धीरे टुकड़ों में अलग अलग हिस्सों में बट गए और आज ये बहुत बड़े, बहुत ही विशाल क्षेत्र पर आज भी फैले हुए हैं।
पर जल वाला जो हमारा हिस्सा है महासागरों वाला वो हमारा ज़्यादा है और महाद्वीपों का हिस्सा कम है। अगर हम इस पूरी पृथ्वी को अपने 3 हिस्सों में बांट दें तो उसमें एक हिस्सा हमारा महाद्वीप है और 2 हिस्से हमारा महासागर हैं। इसमें भी कई सारे संकल्पना हैं, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी या इस तरह की और भी थ्योरियां हैं, उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। फिर अगला चैप्टर हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये एक पूरा चैप्टर इसमें दिया गया है और इसमें हम पृथ्वी का जो पूरा चुंबकत्व है यानी कि मैग्नेट फील्ड जिसे हम कहते हैं उसके बारे में हम पृथ्वी की मैग्नेट फील्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। सागर नितल यानी कि ओशन बॉटम जो होता है उसका प्रसरण यानी कि फैलाव कैसे हुआ या किस तरह हो रहा अभी भी, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। फिर अगला हमारा है प्लेटों का संचलन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो ये पृथ्वी हमारी है मतलब महाद्वीप जो है ये प्लेटों से बने हुए हैं और ये कुछ बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं, उनके बारे में हम अगले चैप्टर्स में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो इनका मूवमेंट कैसे होता है, संचलन कैसे होता है, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक और महाद्वीपीय विस्थापन, इनके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर हमारा है अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज यानी कि भूकंप तथा ज्वालामुखी। इसमें हम इस चैप्टर में भूकंपों का अर्थ, भूकंप का अर्थ, इसकी परिभाषा क्या है, इससे संबंधित कुछ शब्दावली, जैसे कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, रिक्टर स्केल के द्वारा, मर्केली स्केल के द्वारा, इस तरह कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उनके बारे में हम इसमें संबंधित जो ये शब्दावली है भूकंप से संबंधित, इसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला है हमारा भूकंप की तरंगे, मतलब कि जो जैसा कि हम जानते हैं जो अर्थक्वेक्स होते हैं ये सीधी रेखा में कभी कभी ये इनका मूवमेंट जो है वो 3 तरह का होता है और इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो हमारे भूकंप हैं ये किस कारण उत्पन्न होते हैं और इनका वर्गीकरण क्या है, पूरे विश्व में ये कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं और किस जोन में सबसे कम आते हैं, इस चैप्टर में हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। भूकंप का प्रभाव क्या होता है, हम जानते हैं कि भूकंप मोस्टली विनाशकारी ही होते हैं, विनाशकारी होने के कारण इसलिए हम देखते हैं कि जिस हिस्से में ज़्यादा भूकंप आते हैं वहाँ पर विकास की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और भूकंप से कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें भी बन जाती हैं, जैसे किसी ड्राई एरिया में जहाँ पर पानी ना हो और वहाँ पर पानी का छोटा सा झील बन जाए या इस तरह की चीज़ें बन जाएं, तो वो होता है रचनात्मक प्रभाव भूकंप का। इसमें हम उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। फिर हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी, वोल्केनोज। ज्वालामुखी का वितरण कहाँ है विश्व में, क्यों आते हैं ये, इनका कारण क्या है और इनसे किन किन स्थल रूपों का निर्माण होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। इनका विश्व में वितरण क्या है और इनका प्रभाव क्या होता है, इसके भी दोनों तरह के परिणाम होते हैं, मतलब कि इससे रचनात्मक चीज़ें भी बनती हैं और इसके विनाशकारी परिणाम तो होते ही हैं। फिर अगला चैप्टर हमारा है माउंटेन बिल्डिंग्स एंड जियोसिंक्लाइंस, पर्वत निर्माण तथा भूसन्नति। अब इसमें हम ये देखते हैं कि पर्वतों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। भूसन्नति के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हमारे हैं वो कैसे बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर एक सिद्धांत है डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हमारा है भू संतुलन की संकल्पना। इसमें हम कई सारे सिद्धांत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। संतुलन के सिद्धांत, सर जॉर्ज एयरी की संकल्पना, प्राट की संकल्पना, हैपर्ड तथा बोवी की संकल्पना, जोली की संकल्पना, ऑर्थर होम्स की संकल्पना तथा डटन की संकल्पना, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम इस चैप्टर में क्लियरली पढ़ेंगे। फिर हमारी है यूनिट 2। यूनिट 2 हमारी जो है इसका नाम है रॉक्स। इसमें हम चट्टानों के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, जैसे कि इनकी चट्टानों की उत्पत्ति कैसी हुई, इनका वर्गीकरण किस प्रकार है और इनकी विशेषताएं क्या हैं।
चट्टान किस तरह बनती हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। इनका वर्गीकरण क्या है, चट्टानों के जो प्रकार होते हैं आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और ये चैप्टर आपको बहुत ही पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप पढ़ेंगे तो। और इसका जो अगला चैप्टर है अर्थ मूवमेंट्स, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड रैपिंग, यानी कि भूसंचलन, वलन, भ्रंशन तथा संवलन, ये भी चैप्टर आपको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप पढ़ेंगे मैथ्स के थ्रू, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसमें। और इसमें भूपटल को प्रभावित करने वाले बल, अंतर्जात, बहिर्जात, कई तरह के बल होते हैं, वो हम पढ़ेंगे इसमें। भ्रंशन क्या होता है, यानी कि फॉल्टिंग, भ्रंशन के प्रकार क्या हैं, भ्रंशन क्रिया से बनने वाली आकृतियाँ क्या हैं, और वलन क्या है, वलन के प्रकार, और संवलन यानी कि रैपिंग, इसमें हम पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हमारा है अपक्षय तथा अपर्दन, डेविस तथा पेंक का अपर्दन चक्र। अपक्षय तथा अपर्दन, अपक्षय आपने पढ़ा होगा वीदरिंग, बहुत क्लास 6-7 में भी पढ़ाया जाता है। और अपर्दन भी आपने पढ़ा होगा कि अपर्दन क्या होता है, किस तरह होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा रॉक्स के बारे में। और रॉक्स का भी होता है अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय क्या होता है, अपक्षय होती है वीदरिंग, यानी कि मौसम से किसी चीज़ में होने वाली टूट फूट, या कभी कभी क्या होता है रचनात्मक चीज़ें भी बन जाती हैं अपक्षय से। दूसरा हमारा है अपर्दन। अपर्दन भी कई तरह से होता है, जैसे कि हवा, जल, और इसके अलावा और भी कई सारे बल हैं जिनसे ये होता है। जल द्वारा जैसे कि अभी हमने पढ़ा अपक्षय, तो अपक्षय में क्या होता है, आपने देखा होगा रेगिस्तानी क्षेत्र में छोटे छोटे टुकड़ों में एक पत्थर टूटता रहता है। क्यों टूटता रहता है, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या होता है, वहाँ पर सूर्य की रोशनी एकदम सीधी आती है और वो चट्टानों को बहुत ही गर्म कर देती है एकदम से। फिर उसके बाद क्या होता है, रात में वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से मौसम गिरता है और ठंडी महसूस होने लगती है, यानी कि रात में वहाँ पर ठंडी बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है, जो पत्थर होता है, जो चट्टान होती है, वो गर्म होती है पूरे दिन और एकदम से वो ठंडी हो जाती है। तो ठंडी होने पर वो सिकुड़ जाती है। उससे क्या होता है, उसकी ऊपरी पट टूट जाती है, ऊपरी पट धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तो ये होती है वेदरिंग, यानी कि अपक्षय। अब अपर्दन क्या होता है, अपर्दन ये होता है कि जो वो वेदरिंग से चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े टूटे हैं, वो जल द्वारा, वायु द्वारा या किसी माध्यम द्वारा अगर वहाँ से बहाकर किसी दूसरी जगह ले जाएं उसे, तो इसे कहते हैं अपर्दन। ऊपर का हिस्सा धीरे धीरे घिसता रहता है और ये होता है अपर्दन। ये भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा चैप्टर जब आप पढ़ाई करेंगे। अगला हमारा चैप्टर है ड्रेनेज पैटर्न एंड लैंड फॉर्म्स बाय रिवर्स। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें क्या है, इसमें हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र किसका होता है, नदियों का होता है, यानी कि जल के बहाव का। तो उसे हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अब ये क्या है, ये सिंधु घाटी जो हमारी वो है इंडस रिवर, उसका हमारे यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम है, दूसरा है गंगेश रिवर सिस्टम और तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। मोस्टली ये 3 है नॉर्दर्न एरिया में। बाकी नीचे के हिस्से में कई सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं, उनके बारे में भी हम इसमें अध्ययन करेंगे, पर मोस्टली इन्हीं 3 का करते हैं। और इनसे कौन कौन सी लैंड फॉर्म्स बनती हैं जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है। जैसे हम जानते हैं कि किसी एक जगह पर अगर जल गिरने लगता है तो वो उस जगह के पत्थर हो या मिट्टी हो, उस जगह को काट देता है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी आकृतियाँ भी बन जाती हैं, नए नए रिफॉर्म्स हो जाते हैं वहाँ की जगह में। जैसे कि अगर किसी जगह पर, जैसे हमने पढ़ा है वी शेप वैली, यू शेप वैली, गॉर्ज, इस तरह की चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो इससे बनती हैं, नदियों से बनती हैं और नदियों के कटाव से बनती हैं वो। इसके अलावा मैदानों में भी कई आकृतियाँ बन जाती हैं, जैसे जब नदियाँ ऊपर से पहाड़ों को तोड़ तोड़ कर नीचे लाती हैं और उसके बाद वो उसका एक जगह, जब नदी अपनी वृद्धावस्था में होती है, यानी कि अब वो आगे बढ़ने के चांसेस उसके नहीं हैं और वो जाके आगे समुद्र में ही मिल जाएगी, मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर ढाल तो होती नहीं, बहुत ज़्यादा हल्की फुल्की होती है। तो ये होता है उसमें कि फिर नदी धीरे धीरे वृद्धावस्था में उसे माना जाता है कि अब ये चली गई, तो वहाँ पर वो निक्षेपण करने लगती है और इससे बहुत सारी आकृतियाँ बन जाती हैं। जैसे गोखुर झील बन जाती है, नई एक लाइन बन जाती है, नया एक पैटर्न बन जाता है बहाव क्षेत्र का। बहुत सारी आकृतियाँ हैं, वो हम देखेंगे इसमें।
क्या क्या बनता है, डेल्टा बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर हमारा है लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय विंड, यानी कि पवन जो भी आकृतियाँ बनाती है उनके पवन द्वारा भूदृश्यों का निर्माण। इस चैप्टर में हम जो पवन के द्वारा, अभी हमने पढ़ा कि नदी द्वारा अपवाह प्रतिरूप द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ, अब हम पवन द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों का अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। इस पवन के अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक, अपर्दनात्मक स्थल रूप, निक्षेपात्मक स्थल रूप। पवन भी बहुत सारे आकृतियाँ बनाती है, आकृतियों का निर्माण करती है। जैसे रेगिस्तान में अभी हमने पढ़ा कि वेदरिंग के द्वारा कोई चट्टान टूट जाती है और पवन उसे बहाकर ले जाती है। तो कभी कभी ये भी होता है कि जो मुलायम चट्टानें होती हैं, कई सारी चट्टानें होती हैं जो बहुत ही कोमल होती हैं, मुलायम होती हैं, तो उनको पवन अपने साथ बहाकर, पवन क्या करती है उनके ऊपर धीरे धीरे बहुत तेज़ी से, क्योंकि रेगिस्तान में पवन चलती है या ऊपर ऊंचे पहाड़ों पर जहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं होती वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से वायु चलती है। तो क्या होता है कि वो, जैसे ये चट्टान है तो इसे धीरे धीरे वो काटती रहती है। तो कभी कभी इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ छोटी छोटी आकृतियाँ इस तरह की बचती हैं और बाकी आकृति पवन द्वारा उड़ा ली जाती है। जो मुलायम चट्टान होती है, यहाँ पर कोमल चट्टान होती है, वो हवा काट देती है। तो इस तरह के कई सारे और प्रतिरूप बन जाते हैं वहाँ पर। कहीं पर जालीदार शिला बन जाती है, या आपने कभी देखा होगा इंडोनेशिया के बारे में, अगर आपने सुना होगा फार ईस्ट एशिया के बारे में, ईस्ट एशिया के बारे में, तो वहाँ पर एक कंट्री है इंडोनेशिया। तो उसमें क्या है, उसमें वो असल में एक बहुत ही बड़ा आर्किपेलागो है, द्वीप समूह, बहुत सारे द्वीप समूह हैं उस देश में। द्वीप समूह मतलब नदी के बीच में जो छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं, वो द्वीप समूहों का देश है, बहुत सारे द्वीप समूह। तो वहाँ पर समुद्र के बीच में एक खिड़की जैसी संरचना बन गई है और ये इसके ऊपर का हिस्सा, बीच का हिस्सा ये पवन ने काट दिया है। जल ने भी काटा है कुछ और कुछ हवा ने भी काट दिया है। तो इससे वहाँ पर एक खिड़की जैसी संरचना बन गई है और ये बहुत ही फेमस है। तो इस तरह की आकृतियाँ कभी कभी पवन द्वारा बन जाती हैं, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। फिर अगला जो हमारा चैप्टर है ग्लेशियर्स के द्वारा निर्मित स्थल। ग्लेशियर क्या होती है? ग्लेशियर होता है बर्फ की नदी, यानी कि जो बर्फ होती है जो बहुत ही भारी हिस्सों में जम जाती है। जैसे हम देखते हैं कि जो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं पहाड़ पे, तो वहाँ पे क्या हो, जैसे हमारे यहाँ सियाचिन ग्लेशियर वो बहुत ही फेमस है। जो इंडिया का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये ग्लेशियर्स क्या होता है, ये जो बर्फ़ की नदियाँ हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जैसे जैसे वैश्विक तापन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से हल्की हल्की बर्फ़ गलती है। तो क्या होता है, नीचे हल्की सी वो ढीली हो जाती है और वो क्या करती है, वो धीरे धीरे अपनी जगह से खिसकना शुरू कर देती है। तो इससे भी जब ये खिसकती है तो क्योंकि इसका जो वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वो क्या करती है, वो चट्टानों को घिस देती है और धीरे धीरे ये ऐसी आकृति बन जाती है। फिर यहाँ से निकल जाती है, जब ऊपर से और वेट आएगा बर्फ़ का तो यहाँ से निकल जाएगी, नीचे जाएगी और धीरे धीरे क्या होता है, ये बर्फ़ जब गल जाती है तो ये नदी का रूप ले लेती है। पर जो ये आकृति बनती है यू आकार की घाटी या इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो बन जाती हैं, उनके बारे में हम इस पार्ट में अध्ययन करेंगे, इस चैप्टर में। फिर अगला जो चैप्टर है हमारा वो है हमारा भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृतियाँ। अब जो हमारी धरती है इसके नीचे हम सभी लोग जानते हैं कि जल है, तो कभी कभी इससे भी आकृतियाँ बन जाती हैं। कैसे बन जाती हैं? आपने स्टेलेक्टाइट और स्टेलैग्माइट के बारे में सुना होगा, नहीं पढ़ा है तो हम इस चैप्टर में पूरा इसे कवर करेंगे। जैसे आपने देखा होगा चूने की चट्टानें होती हैं वो पानी से गल जाती हैं, इस तरह की आकृतियाँ बन जाती हैं क्योंकि यहाँ से जब पानी रिसता है और धीरे धीरे ये चूना यहाँ पर धीरे धीरे अगल बगल से ये कट जाती है और ये है पानी, ये पानी है, तो यहाँ से धीरे धीरे चूने का निक्षेपण होने लगता है, पानी के साथ गल गल के वो नीचे आता है और यहाँ से वो जमना स्टार्ट हो जाता है। ये जमते ऊपर पहुँच जाता है और एक दिन क्या होता है, ये दोनों मिल जाते हैं। तो इन्हें कहते हैं स्टेलेक्टाइट और इसे कहते हैं स्टेलैग्माइट।
तो इस तरह की आकृतियाँ बनती है और जब ये मिल जाते हैं तो इसे स्तूप कहते हैं। बहुत सारी आकृतियाँ हैं इस तरह की, वो बनती हैं भूमिगत जल के द्वारा, तो हम ये भी इसमें पढ़ेंगे। अगली जो हमारी यूनिट है, यूनिट 3 एटमॉस्फेयर। यानी कि वायुमंडल। तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल का संगठन तथा इसकी संरचना। संगठन मतलब कि ये किन किन गैसों से मिलकर बना है हमारा वायुमंडल। किसी एक गैस के थ्रू नहीं बना है, कई सारी गैसें मिलकर वायुमंडल का निर्माण करती हैं। इसकी संरचना क्या है और इसकी रासायनिक संरचना क्या है, इसके बारे में हम इस पार्ट में अध्ययन करेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है आइसोलेशन, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। सूर्यातप यानी कि सूर्य के द्वारा मिलने वाला ताप, जिसे हम सूर्यातप कहते हैं। तापमान का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर यानी कि ऐसे, और क्षैतिज मतलब सीधे सीधे। किस तरह और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सूर्यातप का वायुमंडलीय अपक्षय, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, ऊष्मा का स्थानांतरण, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान का लंबवत वितरण, तापमान प्रतिलोमन, तापमान के क्षैतिज वितरण। अब इसमें जो सूर्यातप है इसको प्रभावित करने वाले कारक, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा सूरज है वो पूरी धरती पर एक जैसी रोशनी नहीं देता है, कहीं पर एकदम सीधा है और कहीं पर हल्की सी ये तिरछी हो जाती है सूरज की रोशनी। तो इसके बारे में हम इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और भी कई सारे फैक्टर हैं यहाँ के अर्थ के, जहाँ पर हम जानते हैं समुद्र होता है, वो जगह देर से गर्म होती है। जहाँ पर पहाड़ होते हैं वहाँ पर ऑब्वियसली ठंडी होती है ज़्यादा, तो वहाँ पर भी तापमान कम पहुँचता है, और वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है इसलिए देर से चीज़ें गर्म होती हैं, सर्दी महसूस होती है। इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे इसमें। और इसमें तापमान का लंबवत और क्षैतिज वितरण ये हम पढ़ेंगे, इनका हॉरिजॉन, और इसको प्रभावित कौन कौन करता है, किस कारण से कम रोशनी प्राप्त होती है, सूर्यातप कम प्राप्त होता है, और पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है, इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो पूरा अर्थ उसको कंज्यूम नहीं कर पाती है, उसमें से काफ़ी भाग रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है, जो कि आगे ग्लोबल वार्मिंग में सहायक हो सकता है, या नुकसानदेह कह सकते हैं कि नुकसानदेह होता है, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी वो ओजोन लेयर है वो अब ख़त्म हो गई है धीरे धीरे, तो इससे भी नुकसान हो रहा है सूर्यातप की वजह से ही। फिर अगला जो हमारा चैप्टर है वायुमंडलीय दाब एवं पवनें, जो क्योंकि हम जानते हैं वायु में भार होता है, वायु में भार होता है, इससे हम कई टेस्ट कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, 9th में और इंटरमीडिएट में, कई सारे उसमें हमने पढ़ा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, वायुदाब की पेटियां कौन कौन सी है, किस किस क्षेत्र में कैसा वायुदाब पाया जाता है, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर हम पढ़ेंगे विंड यानी कि पवन, पवनों का वर्गीकरण, यानी कोई पवन धीरे चलती है, कोई तेज चलती है, और जेट स्ट्रीम जिसे हम कहते हैं वो बहुत ही तेज चलती है, वो भी एक वायु का प्रकार ही है। इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला हमारा है चैप्टर वायु राशियाँ, वाताग्र, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात। अब इसमें हम वायु राशियों की विशेषताएं पढ़ेंगे, वायु राशियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, यूरोप, अमेरिका, एशिया की वायु राशियाँ हम पढ़ेंगे, वाताग्रों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, चक्रवात की सामान्य विशेषताएं पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, और जो चक्रवात अलग अलग कटिबंधों में यानी कि शीत, उष्ण और शीतोष्ण, ये जितने भी कटिबंध हैं उनमें चक्रवातों का किस प्रकार का सिस्टम है, प्रभाव, वो हम पढ़ेंगे इसमें। और इसके अलावा प्रति चक्रवात क्या होते हैं और इनके प्रकार कौन कौन से हैं, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर हमारा है आर्द्रता, वर्षण तथा वर्षा के प्रकार, ह्यूमिडिटी,
precipitation and types of rainfalls। अब इसमें हम वर्षा के भी प्रकार पढ़ेंगे, आर्द्रता के भी प्रकार पढ़ेंगे, और आर्द्रता ये क्या होती है, यानी कि नमी जिसे हम कहते हैं ये क्या होती है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। फिर हमारा अगला चैप्टर है इस यूनिट का लास्ट, प्रमुख जलवायु प्रकार, विषुवत रेखीय, मानसूनी, भूमध्य सागरीय, पश्चिमी यूरोपियन तथा गर्म मरुस्थलीय जलवायु। विषुवत रेखीय आप जानते हैं, जो विषुवत रेखा हमारी होती है इस वाले क्षेत्र को हम विषुवत रेखीय कहते हैं। तो यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी मतलब जहाँ पर मानसून फ्लो करता है, जहाँ पर मानसून के द्वारा बारिश होती है और वहाँ किस तरह बारिश होती है, मानसून क्या होता है, ये सब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। फिर अगला है हमारा भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागर पृथ्वी के बीच में एक सागर है छोटा सा, यहाँ पर कह सकते हैं इस जगह पे इंडिया है, ये मान सकते हैं। और यहाँ पर ये सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पर ये टर्की है। तो ये है इस क्षेत्र में जितने भी देश हैं इनमें भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अब भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय अलग चीज़ है, और भूमध्य सागरीय ये दूसरी जलवायु का प्रकार है, इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। गर्म मरुस्थलीय जलवायु, ये आप जानते हैं जहाँ पर मरुस्थल होते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मरुस्थल पाए जाते हैं, ये हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, और अभी इसमें भी हम पढ़ेंगे कि महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में मरुस्थल पाए जाते हैं। और मरुस्थल में क्योंकि गर्मी बहुत होती है, वहाँ पर नदियाँ नहीं होती हैं, वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, नदियाँ हैं भी तो बहुत ही कम हैं, तो इसलिए वहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही गर्म होती है, और उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अगला जो हमारी अगली यूनिट है, यूनिट नंबर 4, हाइड्रोस्फीयर। अब जो हाइड्रोस्फीयर है इसमें हमारा पहला चैप्टर है ओशन बॉटम्स, यानी कि महासागरीय नितल। नितल का मतलब होता है नीचे का हिस्सा, जो कि धीरे धीरे फैल रहा है। कैसे फैल रहा है, आपने देखा होगा जब ज्वालामुखी फटता है तो इससे लावा निकलता है, और ये लावा क्या होता है, ये धीरे धीरे महासागरों में नीचे चला जाता है और ठंडा होता रहता है। ठंडा होने पर एक क्या बन जाता है, ये ठंडा होने पर कई सारी इससे शिलाएं बन जाती हैं, यानी कि ग्रेनाइट या और भी बहुत सारी हैं जो आगे चल के ट्रांसफॉर्म होकर नए नए संगमरमर, क्वार्ट्ज, इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं महासागरों में। तो ये वाला हिस्सा धीरे धीरे फैल रहा है और इसीलिए इसे रखा गया है। और इसमें कभी कभी क्या होता है, इसमें कभी कभी हमें महासागरों के अंदर भी पहाड़, मैदान, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, पर क्या होता है ऊपर से पानी भरा होता है तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये है ओशन बॉटम, इसमें हम ओशन बॉटम के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें भी हमें क्या है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के नितल का उच्चावच यानी कि रिलीफ फीचर जो है उसके बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। अगला जो हमारा चैप्टर है, सागरीय जल का संगठन, तापमान तथा लवणता, कंपोजिशन ऑफ मरीन वाटर, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। महासागर में तापमान का क्षैतिज वितरण, महासागरीय तापमान का लंबवत वितरण, सागरीय लवणता, सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक, लवणता का वितरण। लवणता क्या होती है, सैलिनिटी यानी कि नमक की मात्रा। ये क्या होता है, जहाँ पर नदियाँ होती हैं, जैसे महाद्वीपों के किनारे की अगर हम बात करें, जैसे इंडिया, तो यहाँ पर दोनों ही क्षेत्रों में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बहुत सारी नदियाँ, इधर से ये गंगा, इधर से ये ब्रह्मपुत्र, ये सब फ्लोट होके आती हैं और यहाँ बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। और यहाँ पर नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सारी नदियाँ इधर से बह के इधर आती हैं। तो यहाँ पर लवणता कम होगी। क्यों कम होगी महासागरों में, क्योंकि यहाँ पर ये फ्रेश वाटर आ रहा है, नदियों से फ्लो होके उसके बाद ताज़ा जल पहुँच रहा है, इसलिए यहाँ पर लवणता कम होगी। पर यहाँ पर
अगर हम बात करें मालदीव और ये श्रीलंका, इसके बीच की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्योंकि नदियाँ फ्लो होकर नहीं आ रही हैं, सीधा तापमान यहाँ पर मिलता है, भूमध्य रेखा पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो मतलब वाष्पोत्सर्जन यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पर नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि जल कम होगा तो नमक बढ़ जाएगा यहाँ पे। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है महासागरीय जल का परिभ्रमण, तरंगे, धाराएं तथा ज्वार भाटा। अगला चैप्टर हम ये इसमें देखेंगे कि जो तरंगे होती हैं, जो जल है उसका फ्लो कैसा है, इसमें धारा और धाराओं की उत्पत्ति, धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक, और इसमें भी कई सारे महासागर हैं जिनकी धाराओं के बारे में हमें पढ़ना है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। फिर है ज्वार और भाटा और ज्वार के प्रकार, इसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। महासागरों के बारे में भी हम बाद में विस्तार पूर्वक एटलस के माध्यम से पढ़ाई करेंगे कि कौन सा महासागर कहाँ पर स्थित है और इन धाराओं में परिवर्तन कैसे होता है, महासागरों की धाराओं में परिवर्तन कैसे होता है पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। इसके अलावा वार्षिक गति जो होती है हमारी, हम जानते हैं पृथ्वी अपने स्थान पर भी घूमती है, दैनिक गति भी करती है और सूर्य की परिक्रमा भी करती रहती है, इस वजह से भी महासागर की धाराओं में परिवर्तन होता है। इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। ज्वार भाटा क्यों आते हैं ये हम सभी जानते हैं, चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी इनकी आकर्षण शक्ति के कारण। फिर अगला जो हमारा चैप्टर है वो है महासागरीय निक्षेप, प्रवाल तथा एटॉल। प्रवाल क्या होता है? कोरल जिसे हम कहते हैं, मूंगा जिसे कहते हैं, ये क्या होता है, इसका निर्माण किस तरह होता है, इसके लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं क्या हैं और महाद्वीपों में पूरे विश्व में इनका वितरण कहाँ पे है, ये और किस तरह इनका निर्माण होता है। इसके सिद्धांत कुछ वैज्ञानिकों ने दिए हैं कि इस तरह का सिद्धांत हो, इस तरह की परिस्थितियाँ कंडीशंस होंगी तभी प्रवाल का निर्माण होगा। तो इस चैप्टर में हम इसमें अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर जो हमारा है वो है महासागर भविष्य के संसाधनों के भंडार गृह के रूप में, ओशंस एज ए स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर। क्योंकि हम जानते हैं अभी ग्लोबल वार्मिंग और कई सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से जो धरती हमारी है, जो कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है महाद्वीपों वाला, उसमें फसलों का उत्पादन कम हो रहा है। महाद्वीपों वाला हिस्सा, इसमें फसलों का उत्पादन कम हो रहा है, नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है और पर्याप्त फसलों का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। कई सारी कंडीशंस और हैं जिस आगे माना जा रहा है कि भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे ठंडी वस्तुएं, जहाँ जो ठंडी में उत्पन्न होती हैं वो खत्म हो जाएंगी और जो ठंड में उत्पन्न होने वाले फल हैं या पहाड़ों पर उत्पन्न होने वाले फल हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तब ना तो पर्याप्त वर्षा होगी और ना ही पर्याप्त भूमि उपजाऊपन बचेगा भूमि में। तो इस वजह से माना जाता है कि जो भविष्य में जो हमारे महासागर हैं, क्योंकि महासागर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि ग्लेशियर्स भी देखिए आप धीरे धीरे गर्मी की वजह से वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, तो नदियों का आकार बढ़ रहा है और जो हमारे समुद्र हैं, महासागर हैं, उनको धीरे धीरे वो बढ़ा रहा है। कई सारे आइलैंड्स आपने देखा होगा कि वो डूब गए हैं धीरे 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 धीरे, और कई सारे जैसे मालदीव जैसे द्वीप हैं, मालदीव जैसे हमारे देश हैं, वो धीरे धीरे डूब रहे हैं। तो इसीलिए माना जाता है कि जो महासागर हमारे हैं वो भविष्य में हमारे संसाधनों के रूप में काम करेंगे। आज भी महासागरों में बहुत से कई जगहों पे खुदाई करके गैस, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। इसके अलावा मछलियाँ और भी कई सारे जंतु जानवर जिन्हें कि मनुष्य खाते हैं वो महासागरों से प्राप्त होते हैं। तो मतलब महासागर भोजन भी प्रोवाइड करवाएंगे इन फ्यूचर और संसाधन भी बन जाएंगे वो धीरे धीरे, क्योंकि महासागर जैसे इजराइल जैसे छोटे देश हैं, वो क्या है, उनके यहाँ पानी की कमी है तो वो समुद्र के जल को फिल्टर करके उसके बाद पीने के लिए अपने यहाँ यूज़ करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस कुछ बनेंगी कि महासागर भविष्य के संसाधनों के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। अगली हमारी है यूनिट नंबर 5 और ये है बायोस्फीयर। अब इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे, जो पहला चैप्टर हमारा है जैवमंडल का संगठन,
ग्लोबीय पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जैवमंडल। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जैवमंडल के संगठक क्या हैं, जैवमंडल किससे मिलकर बना है। इसके अलावा भूमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जो हमारा इकोसिस्टम है भूमि का, मतलब कि हमारी धरती का, वो क्या है, किस तरह से उसका निर्माण हुआ है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। फिर अगला जो हमारा इकोसिस्टम है, इसके घटक क्या क्या हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या क्या हैं, इसमें हम उसका अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर हमारा है पौधों तथा जंतुओं का विकास, विसरण तथा वितरण। पौधों का विकास किस तरह होता है, पौधों का विसरण किस तरह होता है, जो बीज होते हैं पौधों के, इनके विसरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, स्थलीय पादपों का वितरण, जलीय पादपों का विसरण, जंतुओं का विकास और जंतुओं का विसरण, ये हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे इनके बारे में। अगला जो हमारा चैप्टर है बायोटिक सक्सेशन, बायोम टाइप्स एंड जियोग्राफिकल रीजन्स। जैविक अनुक्रमण के कारक, जैविक अनुक्रमण की अवस्थाएं, जैविक अनुक्रमण के प्रकार, प्राथमिक तथा द्वितीयक अनुक्रमण के प्रकार, बायोम क्या होता है, बायोम के प्रकार क्या क्या हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम, उष्ण कटिबंधीय बायोम, जंतु भौगोलिक प्रदेश या परिमंडल। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 30। तो ये हम 5 यूनिट में कुल 30 चैप्टर्स को कवर करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगेगा। इन सारी चीज़ों को, पौधों के बारे में जानना, जंतुओं के बारे में जानना, पहाड़ों के बारे में जानना, नदियों के बारे में जानना, खुद मनुष्यों के बारे में जानना, महासागरों के बारे में जानना कि महासागरों से हमें क्या क्या मिल सकता है और किस किस चीज़ में महासागर योगदान दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। जो हमारा सिलेबस है वो पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइड है। पेपर 1 हमारा है फिजिकल जियोग्राफी और पेपर 2 हमारा है ह्यूमन जियोग्राफी। जो हमारा पेपर 1 है, इसके लिए आप भावधीय प्रकाशन या साहित्य भवन पब्लिकेशन या इसके अलावा यूनिवर्सिटी की कुछ बुक्स हैं जो रेकमेंड की हैं यूनिवर्सिटी ने, वो आप ले सकते हैं और उनसे अपने खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। इन 2 बुक्स के अलावा आप हिंदी में देख सकते हैं KN सिंह एंड J सिंह भौतिक भूगोल, और ये हिंदी में है। इसके अलावा KML अग्रवाल, इन्होंने भी भौतिक भूगोल लिखा है, ये हिंदी में है। इंग्लिश में अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं AH स्ट्रॉलर एंड AN स्ट्रॉलर मॉडर्न फिजिकल जियोग्राफी। इसके अलावा GT ट्रिवर्था एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, ये आप ले सकते हैं पेपर 1 के लिए।